ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है? डेवलपमेंट के कई हिस्से होते हैं। स्पीच जैसे कि आपने कहा, तो स्पीच में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव मतलब भाषा को बोल पाना एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज इस भाषा की समझ। सिमिलरली फाइन मोटर जो कि हाथों का इस्तेमाल हो गया, जैसे कि बटन्स लगाना हो गया, लिखना हो गया, राइटिंग एबिलिटीज़ हो गई। 6 मंथ्स का हो गया, अभी भी गर्दन नहीं संभाल रहा है, या 3 मंथ्स का बच्चा नज़रें नहीं मिला रहा है पेरेंट्स से, 1 ईयर का बच्चा एक भी वर्ड नहीं बोल रहा है या नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उन्हें एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। समथिंग क्लिकिंग इन माई माइंड, एक मूवी हमने देखी थी, शायद आपने देखी हो, तारे ज़मीन पर। वो उल्टा बनाते थे ई को, एंड इज दिस पार्ट ऑफ डिसग्राफिया मे बी? यस, CAT लिख रहे हो, कैट की जगह आप ACT लिख सकते हो। Okay. कई बार सेम लेटर का मिरर इमेज हो जाता है, कई बार वर्ड का मिरर इमेज हो जाता है। स्क्रीन दे दिया जैसे कि फ़ोन या टैबलेट या टीवी, सो इससे दूर रखें। डज मेडिसिन हेल्प? बच्चे इवन 6 ईयर के बाद मेडिसिन आर द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। बच्चे में अगर इस तरह के कुछ सिम्टम मिलते भी हैं तो कई बार उसके नानी दादी या कुछ घर के बड़े ऐसे बोलते हैं कि नहीं, इस तरह के इसके फादर ने भी लेट बोलना स्टार्ट किया था। कई गाँवों में इस तरह रहता है कि मतलब कौवे का झूठा पानी पिला दो, या मैम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता है, और आर दे ओनली द मिथ्स मैम? आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट बनने वाले हैं। ऐसे पेरेंट्स जो पेरेंट बन चुके हैं लेकिन उन्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं कोग्निशन से रिलेटेड, और ऐसे पेरेंट जिनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं डेवलपमेंटल डिले, ADHD या ऑटिज़म के लिए। आज के हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर शुभम रॉय। डॉक्टर शुभम ने अपनी MD पीडियाट्रिक्स के बाद IAP फेलोशिप किया है एंड बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल है, एंड ऑल्सो मैडम ने अपना PG डिप्लोमा किया है डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजी में, एंड ऑल्सो पीडियाट्रिक स्लीप मेडिसिन की डिप्लोमा किया है। और मैडम अभी डायरेक्टर हैं शाइनिंग स्टार डेवलपमेंटल सेंटर के, और साथ में मैडम एसोसिएटेड हैं सीताराम भारती हॉस्पिटल, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल एंड क्लाउड9 हॉस्पिटल में। तो मैडम स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वरुण फॉर हैविंग मी हियर। सो आई होप हम आज के इस पॉडकास्ट से अपने कुछ पेरेंट्स को की मदद कर पाएँ, जो स्पेशली जिनके मन में क्वेश्चंस है अपने बच्चे के डेवलपमेंट या विकास से रिलेटेड। तो आई होप आज का ये राइट मैम, मैम इसीलिए हम भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछ पाएँ। एंड मैम थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम फॉर हमारे व्यूअर्स के लिए। मैम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन में मतलब ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं या डेवलपमेंट स्पीच डिले आता है, ऐसे क्या क्या चीज़ें आती हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है? यस, सो कई बार पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन क्या है। सो एक्चुअली वी आर पीडियाट्रिशियंस ओनली, लेकिन हमने उसके बाद अपनी सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग जो है वो ले रखी है डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिक्स में। सो इसमें वो कंडीशंस आते हैं जहां हमें बच्चे के डेवलपमेंट या विकास में कोई भी डिले मिल रहा हो। जब मैं बात करती हूँ डेवलपमेंटल डिले, तो डेवलपमेंट के कई हिस्से होते हैं जिन्हें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि स्पीच जैसे कि आपने कहा, तो स्पीच में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव मतलब भाषा को बोल पाना एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज इस भाषा की समझ। तो इन ये 2 हिस्से हुए। इसके अलावा ग्रॉस मोटर जैसे कि भागना, दौड़ना, कूदना, ये हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स हुए। सिमिलरली फाइन मोटर जो कि हाथों का इस्तेमाल हो गया, जैसे कि बटन्स लगाना हो गया, लिखना हो गया, राइटिंग एबिलिटीज़ हो गई। सो ग्रॉस एंड फाइन मोटर डोमेन्स ये भी हमारे डेवलपमेंट के हिस्से हैं। इसके अलावा सोशल इमोशनल स्किल्स ये भी एक तरह का डेवलपमेंटल डोमेन है जिसमें हम डेवलपमेंट देखते हैं। साथ में कॉग्निटिव एंड एडाप्टिव स्किल्स। एडाप्टिव स्किल्स क्या होते हैं? जो हमारी डेली लाइफ के स्किल्स होते हैं। सो अगर किसी भी पेरेंट को इनमें से किसी भी एरिया में कोई भी देरी या डिले मिल रही हो, मान लीजिए वो
अब उस एज के और बच्चों को देख रहे हैं और उन्हें लगता हो हमारा बच्चा अभी ये नहीं कर पा रहा है, एंड उनके मन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के डेवलपमेंट को पूरी तरह से असेस करके उस बच्चे को कोई डिले है या नहीं ये आइडेंटिफाई करना, एंड अगर कोई डेवलपमेंटल कंडीशन या डिसऑर्डर है ये आइडेंटिफाई करना। सो डेवलपमेंटल डिले में किसी भी हिस्से का डिले हो सकता है, जैसे कि स्पीच डिले हो सकता है, इवन कुछ डेविएशंस भी होते हैं जो आप पूछ रहे थे, जैसे कुछ कंडीशन जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एडीएचडी, जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड मैम, एज अ पेरेंट, जब मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो मुझे ऐसे क्या ज़रूरत है कि अपने बच्चे के अंदर उन चीज़ों का ध्यान रखें वाइल द टाइम हो, मतलब स्टार्टिंग से जब बेबी हुआ है उसके कितने टाइम के बाद क्या क्या ऐसा उनमें देखना चाहिए, क्या सो ध्यान रखने की ज़रूरत है? यस, सो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वो न्यूबॉर्न पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है। सो पेरेंट्स को ये ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो बच्चे को एक नॉर्मल स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। इससे क्या मतलब, इससे मेरा मतलब ये है कि बच्चे को, जैसे कि बच्चा 2 महीने का होता है, वो मम्मी ओके। पापा की आंखों में देखना शुरू करता है, उनको उनकी स्माइल के रिस्पॉन्स में स्माइल करना शुरू करता है, जिसको कि सोशल स्माइल कहते हैं। सो बच्चा स्माइल करता है तो आप बच्चे के साथ इंटरैक्ट कीजिए, उसके साथ प्लेफुल साउंड्स कीजिए, डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस करना, ताकि बच्चा उनको कॉपी करे। बच्चे इमिटेशन बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का बच्चा समझ पाता है अपनी मदर कौन है, या केयर गिवर, प्राइमरी केयर गिवर जो भी है, उन्हें आइडेंटिफाई कर पाता है। सो ओके। पेरेंट्स को बच्चे के साथ जितना इंटरैक्शन हो सके, प्लेफुल साउंड्स करके, बच्चे की तरफ देख कर, जैसे हम बेबी टॉक कहते हैं, अक्सर पेरेंट्स बच्चों के साथ उसी तरह से इंगेज करते हैं। सो बच्चे को एक नॉर्मल स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट घर पे दे। एंड अभी कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि बच्चे को 5 या 6 मंथ से स्क्रीन दे दिया, जैसे कि फ़ोन या टैबलेट या टीवी। सो इससे दूर रखें, बिकॉज उससे हमें कई तरह के डिलेज देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट में। सो एक नॉर्मल स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना घर में, ये इम्पॉर्टेंट है हर एक पेरेंट के लिए। एंड मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बच्चे की ऐसी कौन सी एज है और हमें क्या सिम्टम उनके अंदर देखने चाहिए जो हमें लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल डिले, स्पीच डिले, ऐसा ही कुछ हो सकता है? किस एज से हमें बच्चे का देखना चाहिए और क्या देखना चाहिए? हम शुरुआत से ही देख सकते हैं डेवलपमेंट में डिलेज। जैसे मैंने कहा 2 मंथ्स पे बच्चा सोशल स्माइल देता है, मतलब ओके। रिस्पॉन्सिव स्माइलिंग हो हम्म। गई। उससे पहले भी बच्चे स्माइल कर रहे होते हैं, बट इट इज़ नॉट इन रिस्पॉन्स टू आवर स्माइल। सो ये रिस्पॉन्सिव स्माइलिंग 2 मंथ्स पे बच्चा स्टार्ट कर देता है, फिर वो कूइंग साउंड्स करने लगता है। देन कम्स बैबलिंग, रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम कॉल, रिस्पॉन्डिंग टू साउंड्स, देन रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम कॉल। ऐसे ही हमें दूसरे जो मोटर डोमेन्स है, जैसे जो डोमेन्स है डेवलपमेंट के, जैसे कि मोटर डोमेन, उसमें बच्चा बैठना, गर्दन संभालेगा, फिर वो बैठना शुरू करेगा, इंडिपेंडेंट सिटिंग आएगी, देन स्टैंडिंग, वॉकिंग। सो शुरुआत से ही अगर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा अभी 6 मंथ्स का हो गया, अभी भी गर्दन नहीं संभाल रहा है, या 3 ओके। मंथ्स का बच्चा नज़रें नहीं मिला रहा है पेरेंट से, 1 ईयर का बच्चा एक भी वर्ड नहीं बोल रहा है, या नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऑफन 1 ईयर पे सिंगल वर्ड्स मम्मा पापा जैसे आ जाते हैं। सो अगर बच्चा इनमें से कुछ भी इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं कर पा रहा है, जैसे नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करना, बैबलिंग नहीं करना, सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करना, या खड़ा नहीं हो पाना, सो डिफरेंट हिस्सों के डिफरेंट रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। ओके। सो पेरेंट्स के लिए समझना ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उस पे काम करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी हम उसमें सुधार ला सकते हैं। ओके। एंड मैम, मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जैसे कुछ पेरेंट हैं जिनका वो टाइम निकल गया, मतलब अर्ली इंटरवेंशन का टाइम निकल गया और बेबी जो है वो 2-3 इयर्स का हो गया है, बट अभी तक या तो उन्होंने ध्यान उस पर नहीं दे पाए हैं या फिर उसे ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं, तो क्या ये टाइम के साथ भी डेवलपमेंटल डिले स्टार्ट हो सकता है या फिर पेरेंट का टाइम निकल चुका है तो अभी वो क्या कर सकते हैं उसके अंदर? नो, सो हम अर्ली इंटरवेंशन कब तक बोलते हैं? हम अर्ली इंटरवेंशन फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ में बोलते ओके। हैं, ओके। राइट? सो इवन दो अर्ली इंटरवेंशन का, फॉर एग्जांपल, बच्चा 3 साल क्रॉस कर चुका है एंड निकल गया है, बट दैट डजंट मीन दैट लर्निंग स्टॉप्स। इवन दो अर्ली ईयर्स में जो अर्ली इंटरवेंशन होता है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ग्रोइंग या डेवलपिंग ब्रेन की एक चीज़, एक वर्ड जिसे हम यूज़ करते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब उस समय कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं
तो उसमें हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन से, तो उस टाइम पे हमें रिजल्ट्स और अच्छे मिलते हैं। लेकिन वी डू नॉट स्टॉप लर्निंग इवन लेटर। सो ऐसा नहीं है कि अगर 3 साल का बच्चा हो गया तो हम अभी भी अब कुछ नहीं कर सकते। सो इवन लेटर बच्चे की डिफरेंट स्किल्स पे जहाँ पे कोई भी डिले हो या डेफिसिट हो उस पे काम किया जा सकता है और इम्प्रूवमेंट आगे भी पॉसिबल है। सो वी डू नॉट स्टॉप लर्निंग इवन आफ्टर 3 years, इवन दो अर्ली इंटरवेंशन इज़ द बेस्ट पॉसिबल टाइम, बट उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। ओके। एंड मैम बच्चे के क्या रेड फ्लैग्स होंगे ये सब जानने के लिए कि हाँ अभी तक सब कुछ ठीक है बट शायद अब हमें डॉक्टर को दिखाने की यस, ज़रूरत है? आपने एक और क्वेश्चन मुझसे इसी पिछले में पूछा था राइट दैट राइट। बच्चा पहले कर रहा था बट अभी छोड़ दिया, जिसे कि हम न्यूरो रिग्रेशन या डेवलपमेंटल रिग्रेशन बोलते हैं। ओके। ये हमें कभी कभी देखने को मिलता है, स्पेशली हम जब ऑटिज़म की बात करते हैं उसमें कुछ परसेंटेज है बच्चों का जिसमें वो पहले आई कांटेक्ट बेटर कर रहे होते हैं, कुछ शब्द भी शायद बोल रहे होते हैं एंड वो उन चीज़ों को करना छोड़ देते हैं। सो अगर कभी भी बच्चे में कोई भी रिग्रेशन ऑफ स्किल मिल रहा है, मतलब बच्चा पहले कर रहा था और वो छोड़ दे रहा है, इन दैट केस पेरेंट्स शुड सीक इमीडिएट हेल्प, क्योंकि वहाँ फिर हमें उसका कारण समझने की ज़रूरत है। सो ऑटिज़म इज़ ओनली वन ऑफ द कंडीशन, देयर आर डिफरेंट न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन जिसमें कि रिग्रेशन देखने को मिलता है। सो पेरेंट्स को इमीडिएट मेडिकल हेल्प सीक करने की ज़रूरत है अगर वो कोई भी एरिया में रिग्रेशन देखते हैं तो। लेकिन मैम इस तरह की कंडीशन में ना एक चीज़ और देखने के लिए सामने आती है जो कई बार काफ़ी कॉमन है आई थिंक। बच्चे में अगर इस तरह के कुछ सिम्टम मिलते भी हैं तो कई बार उसके नानी दादी या कुछ घर के बड़े ऐसे बोलते हैं कि नहीं इस तरह के इसके फादर ने भी लेट बोलना स्टार्ट किया था कि बच्चा केवल ज़्यादा दंगा मचा रहा है और कुछ नहीं है। हाँ, या फिर कई गाँवों में इस तरह रहता है कि मतलब कौवे का झूठा पानी पिला दो या मैम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता है और आर दे ओनली द मिथ्स मैम? आपके प्रैक्टिस में भी कम कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो आप शेयर करना Yeah, चाहेंगे? so often the misconception or it is a myth that boys speak late. Definitely ओके, फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है जब भी हम स्पीच डिले देखते हैं, ओके, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना कि क्या ये सिर्फ स्पीच डिले है या कोई और बच्चे को परेशानी है, एंड इवन इफ इट इज़ जस्ट स्पीच डिले देयर ऑल्सो इंटरवेंशंस आर पॉसिबल। सो ये कहना कि इस तरह के जो मिथ्स हैं ये कई बार हमें देखने को मिलते हैं। सो बॉय स्पीक लेट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट मिथ्स जो हमें ओके। देखने को मिलता है। अक्सर स्पेशली जो है ग्रैंड पेरेंट्स या इवन कोई और फैमिली मेम्बर्स वो कहते हैं लड़के तो देर से ही बोलते हैं। सो दिस इज़ अ मिथ एंड नॉट अ फैक्ट। अगर हमें किसी लड़के में भी देरी मिल रही है बोलने में या स्पीच डिले मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से उस बारे में बात कीजिए, बिकॉज उसमें कारण समझना और बच्चे के लिए इंटरवेंशंस प्लान करना ये ज़रूरी है। अब मैम अगर वो डॉक्टर के जाना भी चाहते हैं तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि पेरेंट नहीं समझ पाते कि हमें कौन सी स्पेशलिटी के डॉक्टर से मिलना चाहिए या नॉर्मल एमडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पीडियाट्रिक पे जाना चाहिए, डेवलपमेंटल डिले, चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। सो मैम कैन यू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स? यस, सो जब भी आपको किसी भी हिस्से में डिले मिले, द बेस्ट विल बी टू सीक हेल्प फ्रॉम अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जो कि डेवलपमेंटल कंडीशंस को डायग्नोज एंड उसको मैनेज या ट्रीट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। बट ये भी सही है कि कई बार हमें हर शहर में इंडिया में यू विल नॉट हैव एक्सेस टू अ डेवलपमेंटल राइट। पीडियाट्रिशियन। सो आप अपने पीडियाट्रिशियन से इस बारे में डिस्कस करें एंड वो भी आपकी उसमें मदद कर पाएंगे। सो गो टू अ पीडियाट्रिशियन or a developmental pediatrician when you are seeing a developmental delay. अगर आपके पास एक्सेस नहीं है डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का, यू शुड डिस्कस दिस विथ योर पीडियाट्रिशियन। अगर उन्हें लगता है वाकई में डिफ़िकल्टी आ रही है या उसमें और डिटेल में समझने की ज़रूरत है, फिर वो आपको उसके बारे में भी सलाह दे सकेंगे कि आपको कहाँ या दिखाने की ज़रूरत है। बट ओके, बेस्ट इज़ व्हेन यू हैव आर आइडेंटिफाइंग अ डेवलपमेंटल डिले, आप एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें जहाँ तक पॉसिबल हो। ओके। एंड मैम इफ अ पेरेंट कम्स टू यू
तो मैम आपका डायग्नोज पैटर्न क्या रहता होगा जब कोई बच्चा इस तरह का आता है, तो आप किस तरह से उसे डायग्नोज करते हैं या क्या टेस्ट कराते हैं, क्या उसकी हिस्ट्री लेते हैं मैम, वो किस तरह का पैटर्न रहता है? यस, सो अगर कोई भी बच्चा हमारे पास आता है पेरेंट के साथ विथ अ डेवलपमेंटल डिले या उनका कोई कंसर्न है डेवलपमेंट रिलेटेड, तो हम पहले सबसे पहले एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन व्हाट वी डू इज़ टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री। उसमें कि उस बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री भी, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी पूछी जाती है, एंड साथ में बच्चे का डिटेल्ड डेवलपमेंटल हिस्ट्री एंड असेसमेंट। मतलब बच्चे के माइलस्टोन्स किस तरह ऑर्डर में आए, क्या इनिशियली भी किसी हिस्से में डिले था, एंड ऑल्सो उस बच्चे का उस समय का जो स्टेटस है डेवलपमेंट का वो। अगर उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बच्चे को मोटर डिले है, तो हम उसके लिए इंटरवेंशन प्लान करते हैं। सिमिलरली किस हिस्से में डिले है, एंड देन वी थिंक अबाउट द पॉसिबल कॉजेज़। जैसे कि आपने कहा कि क्या हम उसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं। यस, कई बार हमें टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके। जैसे कि कभी हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी टेस्ट करते हैं, बिकॉज इवन डेफिशिएंसीज लाइक आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये भी कुछ डिलेज में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के लिए भी बच्चे को स्क्रीन करते हैं, और अगर कोई रिग्रेशन हो या ज़रूरत पड़ रही है बच्चे को एग्जामिन करने के बाद, जैसे कि डेवलपमेंटल असेसमेंट किया, एंड वी ऑल्सो डू अ थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड। ओके। अगर उसके बाद हमें लगता है तो बच्चे को और कुछ टेस्ट जैसे कि एमआरआई, ये सब भी एडवाइस किए जा सकते हैं, बट ये इंडिविजुअलाइज होता है। हर एक बच्चे के साथ सेम पैटर्न नहीं होता है। जिस बच्चे को जिस टेस्ट की ज़रूरत है वो एडवाइस किया जाता है। एंड इवन सम साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स टू कंफर्म द क्लिनिकल डायग्नोसिस। जैसे कभी बच्चे को हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस है ऑटिज्म या एडीएचडी, तो ओके। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। तो टेस्ट भी इंडिविजुअलाइज्ड होता है, हर एक बच्चे के साथ सेम पैटर्न नहीं। एंड कभी कभी हमें दूसरे स्पेशलिस्ट जो देख रहे हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट जो कि ओके। जो असेसमेंट्स करते हैं, उसके अलावा और भी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट, कई बार हमें उनके पास भी बच्चे को भेजने की ज़रूरत पड़ती है। एंड मैम जैसे किसी का डायग्नोस हो गया तो आई थिंक वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर केसेस में है, तो मैम आप उन्हें क्या कंसल्ट करते हैं, क्योंकि क्या ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है या थेरेपीज है, या क्या क्या मैम इसमें इंक्लूड होता है बच्चे के थेरेपी, मतलब पूरे ओके, कंसल्ट में? सो अगर हम पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे के कौन से हिस्से में हम्म। परेशानी आ रही है, कौन से एरिया में डिले है। सो हमेशा एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनता है बच्चे का, जो उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर हम बच्चे को मोटर डिले है, तो हम बच्चे को फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें कि मोटर स्किल्स पे, मसल टोन पे, इस पे काम करते हैं। अगर हम स्पीच में डिले देख रहे हैं या स्पीच में सबकी समझ में परेशानी है, तो हम उसे एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास सेशंस एंड उसकी बच्चे के करंट डेवलपमेंटल लेवल को देखते हुए उसके नेक्स्ट जो माइलस्टोन्स है उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है या उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सिमिलरली कुछ बच्चों को इवन जो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन थे उसमें लर्निंग प्रॉब्लम्स या लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये भी आता है। इन बच्चों को स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि उन्हें पढ़ाई में जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उसे एड्रेस करने में मदद करें। जी। सो डिफरेंट, इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क व्हेन वी डील विथ अ चाइल्ड हु हैज़ अ डेवलपमेंटल नीड। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन या बिहेवियर थेरेपी, तो जो कि डिफरेंट प्रोफेशनल्स करते हैं। तो इट इज़ अ टीम वर्क व्हेन वी आर डीलिंग विथ अ चाइल्ड विथ अ डेवलपमेंटल डिले और डिसऑर्डर। एंड हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनता है, जो कि ओके। उस ओके बच्चे के लिए अप्लाई करता है। मैम, बिफोर माय नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू वन थिंग मैम, कैन यू एलाबरेट व्हाट इज डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया एंड डिसलेक्सिया यू सेड, एंड मैम इसमें यस, थेरेपी किस तरह से अलाइन करेगी, मतलब आपने कहा अलग अलग के लिए अलग अलग थेरेपीज होती है। यस, सो लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एक ओके। मेडिकल टर्म है। इट इज़ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जहाँ की बच्चे का इंटेलिजेंस नॉर्मल है, बट बच्चे को फिर भी पढ़ाई के कुछ हिस्सों में परेशानी आती है। ओके। जैसे कि डिसलेक्सिया इज़ अ रीडिंग डिफ़िकल्टी। बच्चे ओके। को अपनी एज के अनुसार रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे बच्चा अगर ग्रेड 2 में है एंड बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है और
अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। सो वहाँ पे अक्सर स्कूल्स रेफ़र करते हैं कि अब बच्चे को दिखाओ क्योंकि उसको यहाँ रीडिंग डिफ़िकल्टी लग रही है। सो ओके, डिसलेक्सिया इज़ अ रीडिंग डिफ़िकल्टी। डिसग्राफिया जब मैंने बोला ये है एक राइटिंग डिफ़िकल्टी, जिसमें पेंसिल होल्डिंग में परेशानी हो सकती है, वो स्लो राइटिंग कर सकते हैं, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती है या बहुत डिफ़िकल्ट हो राइटिंग में, उनकी स्पेलिंग एरर्स हो, पंक्चुएशन एरर्स हो, तो ओके, जो कि एक नॉर्म होता है कट ऑफ उससे कहीं ज़्यादा जब ये चीज़ होती है तो उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। एंड सिमिलरली डिसकैलकुलिया मतलब ये मैथ्स में डिफ़िकल्टी है, कैलकुलेशन में दिक्कत। कैलकुलेशन में एरर्स हैं, मतलब मैथ्स में डिफ़िकल्टी है। इसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाले, ओके, जिसको ओके, कि किया जाता है। तो पहले बच्चे का आईक्यू देखा जाता है, वंस इट कम्स आउट टू बी नॉर्मल देन बच्चे का एसएलडी असेसमेंट किया जाता है फॉर अ लर्निंग डिसेबिलिटी। एंड जब बच्चे के जो भी एरियाज़ में वीकनेस है उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि रेमेडियल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन जिसे कहा ओके, जाता है। एंड यहाँ स्पेशल एजुकेटर्स बच्चे की इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एंड इनका एक आईईपी बनता है जो कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान ओके। होता है। लाइक मैम, जब आपने बोला ना डिसग्राफिया, आप समझा रहे थे, समथिंग क्लिकिंग इन माय माइंड कि एक मूवी हमने देखी थी, शायद आपने देखी हो, तारे ज़मीन पर। वहाँ या पे दर्शिल सफारी, दर्शिल, आई फॉरगेट द नेम, या उन्होंने रोल सिग्नल। किया है वहाँ पे। उनका क्या है कि वो उल्टा बनाते थे ई को, एंड कुछ नंबर्स मेरे को पूरा याद नहीं है। तो इज दिस पार्ट ऑफ डिसग्राफिया आई मे बी? यस, मिरर इमेजेस करना, हाँ। दैट इज़ ऑल्सो तो इस डिसग्राफिया। तरह से हम इसे समझ सकते हैं। उल्टा लिखना, अगर आप CAT लिख रहे हो कैट की जगह आप ACT लिख सकते हो। ओके, कई बार सेम लेटर का मिरर इमेज हो जाता है, कई बार वर्ड का मिरर इमेज हो जाता है, कई बार अप डाउन में भी इमेज उल्टी हो ओके, जाती है। ओके, सो डिसग्राफिया में ये भी सिम्टम्स है जिनको हल्के सिम्टम्स है, कई बार वो वर्ड्स लिख पाते हैं लेकिन उनके पंक्चुएशन एरर्स होते हैं, स्पेलिंग ओके, एरर्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। ग्रेजुअली वो उल्टा लिखना पार्ट करेक्ट हो सकता है, बट हर एज के लिए स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट है उसमें क्राइटेरिया लेड डाउन है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि वाकई में इस बच्चे को डिसग्राफिया है, डिफ़िकल्टी है या नॉर्मल है। सो ये चीज़ आइडेंटिफाई हो सकती है। एंड जो आपने कहा, यस, उस बच्चे को जो लेटर्स उल्टा दिखना, मिरर इमेजिंग होना, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ, ओके। स्पेशली वाइल राइटिंग। रीडिंग में अगर उल्टा दिख रहा है आपको तो वो डिसलेक्सिया है, राइट। एंड मैम, थेरेपीज इसके अंदर किस तरह से किसी बच्चों को हेल्प कर सकती हैं? जो आपने बताया कि डिसकैलकुलिया के लिए डिफरेंट, डिस्ग्राफिक के लिए नो, डिफरेंट। इट्स नॉट डिफरेंट, बट बच्चे के किस स्किल में ज़्यादा परेशानी है ओके, एंड उसके ऊपर के लेवल पे, जैसे बच्चा अगर अभी लेटर आइडेंटिफाई कर रहा है बट फोनिक्स नहीं समझ रहा, तो उसके लिए फोनिक्स उसको सिखाया जाएगा, फोनेटिकली रीड करना सिखाया जाएगा। सो उस बच्चे का पर्टिकुलर लेवल देखते हुए हमें उसे सिखाने की ज़रूरत है। सो इट्स द नेम ऑफ द थेरेपी में बी सेम, बट उस पर्टिकुलर बच्चे को ओके। उसकी डिफ़िकल्टी के अनुसार थेरेपिस्ट उस पर काम करते हैं और उसे सिखाते हैं। मैम, थोड़ा तो ऐसा लग रहा है, इतना तो सभी बच्चों में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, बट वही है कि किसमें बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हमें डॉक्टर को दिखाने की यस, ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे को कहीं भी समस्या लग रही है एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वाकई में ये एक नॉर्मल बिहेवियर है या वाकई में कोई लर्निंग प्रॉब्लम है, आप ज़रूर अपने मीन्स डेवलपमेंटल एटलीस्ट वंस पीडियाट्रिशियन को या कंसल्ट स्पेशलिस्ट हम को कर पाए। दिखाइए, बिकॉज़ वो आपको मदद करेंगे डायग्नोसिस में, क्योंकि डायग्नोसिस जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक क्राइटेरिया लेड डाउन है। ओके, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स होते हैं जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि बच्चे को वाकई में ये लर्निंग डिसेबिलिटी है या डिफ़िकल्टी है। इवन डिफ़िकल्टी उसमें आइडेंटिफाई होती है, तो डिसेबिलिटी है, डिफ़िकल्टी है या इज़ इट नॉर्मल, राइट। ये ओके। काम ये चीज़ आइडेंटिफाई हो सकती है, एंड सो दे शुड ऑलवेज सीक हेल्प जब भी कोई प्रॉब्लम मैम, दिख रही है इस तरह की। डज मेडिसिन हेल्प टू क्योर, और कुछ किसी तरह से हेल्प करते हैं बच्चे की मैम मेडिसिन, या केवल मेडिसिन से भी बच्चा ठीक हो सकता है, या आगे चल? यस, सो ये हर कंडीशन के लिए अलग अलग है। ज़्यादातर जो डेवलपमेंटल डिलेज या डिसऑर्डर्स हैं वहाँ मेडिसिन की जगह इंटरवेंशंस या थेरेपीज़ प्लान की जाती हैं, ओके, लेकिन मेडिसिन्स भी यूज़ होते हैं, उसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं। ओके, जैसे अगर किसी बच्चे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आयरन
डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, वहाँ हम उन डेफिशिएंसीज़ को करेक्ट करेंगे। किसी बच्चे को स्लीप डिसऑर्डर है, जहाँ पे ओके। पेरेंट्स इवन आफ्टर बिहेवियरल इंटरवेंशंस करने के बाद भी, सारी चीज़ें करने के बाद भी बच्चा नहीं सो पा रहा है, वहाँ पे मेडिसिन्स हम यूज़ कर सकते हैं। किसी बच्चे को एसोसिएटेड सीज़र डिसऑर्डर या एपिलेप्सी है, उन बच्चों को मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली किसी को गट सिम्टम्स हैं, सिवियर कॉन्स्टिपेशन है, वहाँ पे भी हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। सो ओके। मेडिसिन हर बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है, बट ये इंडिविजुअलाइज्ड है। अगर किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर परेशानी है तो हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। येस, देयर इज़ अ डेवलपमेंटल कंडीशन विच रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल टू मेडिसिन, दैट इज़ ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हियर वी हैव अ वेरी गुड रोल ऑफ मेडिसिन्स, एंड बच्चे इवन 6 ईयर के बाद मेडिसिन्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इवन तो साथ में बिहेवियर थेरेपी जब हम करते हैं तो हमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन मेडिसिन्स काफ़ी इफ़ेक्टिव है जब हम ADHD की बात करते हैं तो। एंड मैम, एक लाइफस्टाइल बच्चों को किस तरह से हेल्प करता है? एक मतलब रेगुलराइज्ड लाइफस्टाइल अगर वो। यस, सो रेगुलर रूटीन किसी भी बच्चे के लिए ज़रूरी है, एंड ये स्पेशली ट्रू है उन बच्चों के लिए जिनको डेवलपमेंटल कंडीशंस हो। ओके। They often thrive well with a regular routine, and by routine I mean पूरे डे का स्ट्रक्चर्ड एक रूटीन प्लान बनाना। जैसे कि मॉर्निंग रूटीन हो गया, किस टाइम पे बच्चा उठता है, उसके बाद ब्रश करना, वॉशरूम जाना, रेडी होना फॉर स्कूल, उसके बाद स्कूल टाइमिंग हो गया तो वो रूटीन में स्कूल टाइमिंग्स भी मेंशन होनी चाहिए। स्कूल से आने के बाद बच्चा क्या करता है, लंच करता है, खेलने जाता है। सो ऑल ऑफ दिस शुड बी मार्क्ड इन अ रूटीन। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर एक विजुअल रूटीन बनाना, एंड ये सब कुछ रूटीन में मार्क्ड होना चाहिए, इंक्लूडिंग फ्री टाइम फॉर द चाइल्ड, क्योंकि हम रूटीन को एक्सेसिवली पैक्ड कर देंगे तो बच्चे को फ्री टाइम नहीं मिलेगा। सो पढ़ाई का रूटीन, इवन खेलने का रूटीन, एंड इवन नाइट टाइम रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर ये बच्चों को कई बार हमें देखने में मिलता है, बच्चों को स्लीप इश्यूज़ होते हैं, देर से सोना या नींद या फिर सोने में बहुत डिफ़िकल्टी होना। सो अ नाइट टाइम रूटीन विच इज़ अ स्लीप रूटीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड स्लीप रूटीन से मेरा मतलब है सोने से पहले एक, जैसे स्लीप हाइजीन कहा जाता है, ओके। सोने से पहले 1 घंटे पहले स्क्रीन सारे बंद हो जाने चाहिए। फ़ोन, मोबाइल, जो मोबाइल है या टेलीविज़न है, टैबलेट है, ये सभी कुछ बंद हो जाने चाहिए जब हम स्लीप रूटीन की बात करते हैं। एंड सोने से पहले कामिंग एक्टिविटी लाइक रीडिंग अ बुक और समथिंग विच इज़ कामिंग फॉर द चाइल्ड, ओके। इंस्टेड ऑफ अ एक्साइटिंग प्ले, भाग दौड़ वाले खेल उस समय ना करें, एंड उस टाइम अवॉइड करें। एंड एक कामिंग रूटीन जो कि एक बेड टाइम रिचुअल की तरह पेरेंट्स फॉलो करेंगे तो ये स्लीप ऑनसेट की जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसमें भी मदद मिलेगी। सो मॉर्निंग रूटीन, डे का रूटीन के अलावा अ गुड नाइट टाइम रूटीन एंड स्लीप हाइजीन आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये एक प्रिडिक्टेबिलिटी देती है, स्पेशली ट्रू फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल कंडीशंस लाइक ऑटिज़म, जहाँ पे एक प्रिडिक्टेबिलिटी मिलने से उनकी एंग्जाइटी भी कम होती है, एंड हमें बिहेवियरल इश्यूज भी कम देखने को मिलते हैं, ओके। राइट? क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड ऑफन वी हियर पेरेंट्स दैट हाँ हमारा बच्चा सही सोता है, एंड अनलेस आई आस्क कि कितने बजे सोता है एंड कितने बजे उठता है, हम कई बार मिस कर जाते हैं ये समझना कि बच्चा कम सो रहा है, बिकॉज पेरेंट्स बच्चे की स्लीप रिक्वायरमेंट को कई बार इक्वेट करते हैं टू एन एडल्ट स्लीप रिक्वायरमेंट। पेरेंट्स सो रहे हैं 11 बजे या 12 बजे, एंड बच्चा भी उसी समय सो रहा है, एंड बच्चे को स्कूल के लिए 6 या 7 बजे उठना है। पेरेंट्स की 7 आवर्स की स्लीप हो गई, दैट मे बी इन द नॉर्मल रेंज फॉर एन एडल्ट, ओके। लेकिन बच्चे की स्लीप रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। हर एज के लिए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आवर्स हैं जो बच्चे को लेने चाहिए। जैसे एक 3 ईयर ओल्ड में रिक्वायर 10 आवर्स प्लस ऑफ स्लीप, एंड बच्चा अगर रात को 7 घंटे ही सो रहा है तो पेरेंट्स को लगता है हाँ उसने नींद पूरी कर ली, बट ये सही नहीं है। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जब बच्चा स्लीप डिप्राइव्ड होता है उसके बिहेवियरल इश्यूज बढ़ जाते हैं, उसकी लर्निंग इश्यूज, हाइपर एक्टिविटी, सब कुछ बढ़ जाता है। सो रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ओके। स्लीप इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैम, हाउ कैन अ प्रॉपर डाइट हेल्प टू अ चाइल्ड, मैम?
Yeah, so nutritionally rich diet and or a balanced diet is important for every child. Likewise, it is important also for a child with a developmental condition. And it is not. Sometimes I hear parents ask me about, जैसे आपने myths पूछे थे. राइट। पेरेंट्स कई बार ये कहते हैं कि हमने अपने बच्चे का मिल्क बंद कर दिया, हमने अपने बच्चे का ग्लूटेन बंद कर दिया. सो दे आर गिविंग ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री, शुगर फ्री डाइट. सो अगर हम एविडेंस देखें, मतलब जो रिसर्च बैक्ड, तो वी ओके। डू नॉट हैव एविडेंस टू से दैट हम इस तरह से डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं या इनका कोई फ़ायदा है. रिसर्च के अनुसार ऐसे डाइटरी चेंजेस से डेवलपमेंटल कंडीशंस में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है. बट येस, कई बच्चों को सिवियर गट सिम्टम्स होते हैं, एंड इन दोज केसेस हम फूड सेंसिटिविटीज़ के बारे में टेस्ट करते हैं. अगर किसी बच्चे को ग्लूटेन से सेंसिटिविटी है, तो उस केस में हम उससे फिर ग्लूटेन फ्री डाइट एडवाइस करते हैं. किसी बच्चे को वाकई में लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ओके। तो हम उसे उसके लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं. बट रूटीनली बच्चों का ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री डाइट देना या टोटली शुगर फ्री डाइट देना, इट इज़ डाइटरी फैड, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ बैक्ड अप बाय साइंस. सो इसके लिए हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. जिन बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ है उनके लिए टेस्ट अवेलेबल हैं. टेस्ट में अगर परेशानी आती है, उसके बाद हम बच्चों को डाइटरी मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, दैट टू अंडर गाइडेंस विद ऑफ अ डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट. तो ये अपने आप पेरेंट्स नहीं करें, नहीं तो बच्चा न्यूट्रिशनली डिप्राइव हो जाएगा. ओके। सो पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी दैट बच्चे को एक रेगुलर बैलेंस डाइट दें. अवॉइड जंक फूड, अवॉइड एक्सेसिव शुगर्स. इट्स हियर आई मीन एक्सेसिव शुगर, जो कि किसी भी बच्चे के लिए सही नहीं है. वो एक बच्चा जिसे डेवलपमेंटल इशू है उसके लिए भी सही नहीं है. सो अवॉइड जंक एंड एक्सेसिव शुगर्स, अदरवाइज दे कैन गिव अ नॉर्मल हेल्दी डाइट टू द चाइल्ड, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट डेफिशिएंसीज. For example, there is a child 2.5 years of age. He's or she is suffering with developmental delay. तो मैम उसका क्या रूटीन होना चाहिए, साथ में क्या डाइट होना चाहिए? और इसी के अंदर एक क्वेश्चन भी है मैम, कैन चाइल्ड join regular school or some specialized school they should join? ओके, सो जैसे एक 2.5 साल का बच्चा है, जी। उसे अगर डेवलपमेंट में डिले मिल रही है, तो उन्हें पहले तो उसके लिए एक डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, जहाँ से उन्हें एक करेक्ट डायग्नोसिस या जो डिलेज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना. उसके लिए एक प्लान बनाना जिसमें कि बच्चे को जो एरियाज़ ऑफ वीकनेस है उस पर एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें. एंड एक रेगुलर रूटीन, जैसे सोने के लिए उनको रात को आइडियल टाइम शुड बी अराउंड 9 p.m. Here in India we often say around 9. Otherwise foreign countries में अगर आप देखोगे even 8 p.m. is something which is recommended. सो बच्चे का रेगुलर नाइट टाइम रूटीन फॉलो करें, स्लीप प्रॉपर रखें, एक हेल्दी बैलेंस डाइट प्रोवाइड करें, एंड जो उसकी थेरेपी आवर्स हैं वो भी हमारे हमारे रूटीन में इंक्लूडेड होने चाहिए. सो जो एक 2.5 साल का बच्चा, आपका एक जो क्वेश्चन था कि क्या वो नॉर्मल स्कूल या रेगुलर स्कूल जा सकता है. सो often we see that children with developmental conditions who have mild deficits or mild delays, with proper support and intervention, they are able to go to regular school. So ऐसा नहीं है कि हर बच्चा स्पेशल स्कूल रिक्वायर करता है. नीड होती है. यहाँ हमें उस पर्टिकुलर बच्चे को देखकर ही हम बता पाएंगे. जैसे आपने कहा 2.5 साल पे, तो एनीवेज प्ले स्कूल इज़ समथिंग विच इज़ रिकमेंडेड. अगर उससे बड़े हैं बच्चे, तो भी बच्चे की एबिलिटीज़ को देखते हुए हम बता पाएंगे कि क्या वो बच्चा एक रेगुलर स्कूल में जा सकता है या उसे स्पेशल स्कूल की रिक्वायरमेंट हो. कई बार सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड भी होता है कुछ बच्चों को. सो ऐसे में रेगुलर क्लासरूम सेटिंग कई बार बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है, एंड देन दे माइट नीड अ स्पेशल स्कूल. लेकिन अ गुड नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन गो टू रेगुलर स्कूल्स. मैम एक क्वेश्चन है कि क्या बच्चे को मतलब सभी तरह की डाइट फॉलो कर रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है, मेडिसिन ले रहा है, मतलब वट एवर इज़ देयर, वो बच्चा सब कुछ कर रहा है, क्या वो किसी एज में इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकता है या उसे लाइफ टाइम ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, रूटीन, डाइट एंड डॉक्टर कंसल्ट?
Yeah, so see, like if we talk about routine, it is true even for adults. So हमें भी एक regular routine अपने लिए follow राइट, राइट। करना चाहिए, right? So that is something which is required for everyone. But if we talk about lifelong supports, जैसे कि आपका question है क्या therapy is lifelong? No, this is not true for true that हमेशा बच्चों को lifelong therapies चाहिए. हम जैसे कि बच्चे के areas of weaknesses पे काम कर रहे हैं, बच्चे के जो weaknesses हैं, as long as दैट इज़ नॉट इंटरफेयरिंग इन हिज डेली रूटीन और डेली लाइफ, बच्चे अगर और सभी कुछ कर पाता है, सो ये लाइफ लॉन्ग सपोर्ट्स नहीं होते हैं जब तक हम बच्चे को जो एक सोसाइटी में अपनी चीज़ें इंडिपेंडेंटली कर पाना, उसके लिए हम बच्चे को रेडी कर पाते हैं जब तक, तब तक दे माइट रिक्वायर सम स्पेशल असिस्टेंस इन डिफरेंट एरियाज़. लेकिन ये कहना कि हर बच्चे को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट्स चाहिए, दिस इज़ नॉट ट्रू. ओके। कुछ बच्चे जिनको बहुत सीवियर डिलेज हो, बच्चा बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हो, मोबिलिटी अफेक्टेड हो, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, दे आर नॉट एबल टू डू देयर डेली एक्टिविटीज़, जैसे अपनी खुद के लिए कर पाना चीज़ें, जैसे कि वॉशरूम जाना हो गया, खाना खाना हो गया. ऐसे बच्चे जो इन चीज़ों के लिए भी पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, दे मे रिक्वायर लाइफ लॉन्ग सपोर्ट्स. ओके। बट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन जिनको कंडीशन है कोई डेवलपमेंटल, दे विल नॉट रिक्वायर लाइफ लॉन्ग सपोर्ट्स. जब उसकी जो चैलेंजेस हैं, व्हेन द चाइल्ड इज़ एबल टू नेविगेट द वर्ल्ड ऑन हिज ओन, ज़रूरी नहीं है कि उसे आगे तक थेरेपीज़ दी जाएं. बट येस, इन द इनिशियल ईयर्स हम जितना काम कर पाएंगे वो उसकी आगे की लाइफ के लिए ईजियर होगा. एंड मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज टू यू मैम, कि कोई भी ऐसी सलाह जो आप उन पेरेंट्स को दे पाएँ जो अभी सोच रहे हैं, उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, या एनीथिंग जो आपको लगता है कि पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है? ओके, सो पेरेंट्स के लिए ये समझना ज़रूरी है दैट कभी भी कोई डेवलपमेंट रिलेटेड कंसर्न्स हैं, ऑलवेज सीक एक्सपर्ट एडवाइस ऑन दैट. एंड इवन इफ़ यू रिसीव अ डायग्नोसिस, वी ऑलवेज से लेट्स नॉट लेबल बट इनेबल द चाइल्ड. सो बच्चे के जो एरियाज़ ऑफ डेफिसिट हैं या एरियाज़ ऑफ वीकनेस हैं, उस पर हम काम करें. एवरी चाइल्ड हैज़ गॉट स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस. सो जो बच्चे के चैलेंजेस हैं या वीकनेसेस हैं, उस पर हम काम करके उसमें की मदद करें, और जो उसके अच्छे स्ट्रेंथ्स हैं, जो अच्छी एबिलिटीज़ हैं, उस पे बच्चे को हम और सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि बच्चा उस फील्ड में अच्छा कर सके. सो टू एवरी पेरेंट आई वुड से हु हैज़ अ डायग्नोसिस, हु हैज़ अ चाइल्ड विथ अ डेवलपमेंटल कंडीशन, आई वुड वांट टू से दैट द जर्नी मे नॉट बी स्मूथ, बट ऑलवेज देयर इज़ हेल्प विच इज़ अवेलेबल. एंड हर बच्चे को अगर हम प्रॉपर सपोर्ट दें एंड उसको जो चीज़ें रिक्वायर करता है सपोर्ट एंड इंटरवेंशंस के साथ, द चाइल्ड कैन लीड अ मीनिंगफुल लाइफ. सो होप इज़ ऑलवेज देयर, एंड हमेशा हेल्प सीख करें. एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू से दिस टू द पेरेंट्स दैट ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर ओन मेंटल एंड फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम. मैं चाहूँगा आपके साथ हम और भी पॉडकास्ट कर पाएँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें इस पॉडकास्ट में मिली है, आई थिंक पेरेंट्स शुड नो बेटर देन, लाइक थिंक मोर देन दैट मैम. एंड अभी हम अपने पॉडकास्ट को यहीं पर स्टॉप करते हैं, बिकॉज टाइम डजेंट अलाउ अस. मैम ने भी हमें बहुत मुश्किल से इतना ही टाइम दे पाए थे. एंड कभी भी किसी बच्चे में आपको रेड फ्लैग्स दिखता है या कुछ भी इस तरह का, तो आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है. और उससे इससे भी रिलेटेड कोई आपका कोई ऐसा क्वेश्चंस है जो आप चाहते हैं मैम से पूछना, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप मैडम के लिंक्स पे जाके वहाँ कमेंट मैडम को कर सकते हैं. साथ ही साथ थैंक यू. माई सेल्फ वरुण आनंद, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर. Thank you. Thank you, Varun, for having me here. And it does sound interesting. I would sometime want to hear about Vedic astrology, maybe. Yeah, Right, ma'am, right. yeah. Thank Thank you. you. Thank you.